गुड मॉर्निंग बच्चों। सृष्टि के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज जो पढ़ेंगे चैप्टर वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का चैप्टर पढ़ने से पहले ये बात बहुत आवश्यक है मेरे बच्चों कि किसी भी देश को, किसी के देश के लोगों को या अन्य किसी समाज को, संस्था को, स्कूल को, सरकार को या किसी को भी संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। संविधान के विषय में आगे बताने से पहले इस पुस्तक में एक छोटी सी फुटबॉल के बारे में बताया है। उस फुटबॉल के खेल के नियमों के बारे में हम लोग जानते हैं। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात को शुरुआत करेंगे। आप लोगों में से ज़्यादा बच्चे फुटबॉल के खेल के बारे में अवश्य सुने होंगे और बहुतों ने तो खेला भी होगा। जैसे फुटबॉल के नाम से ही पता चल जाता है कि यह पैरों से खेलने वाला कोई गेम है। फुटबॉलों का यह नियम है कि गोल कीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी फुटबॉल या गेंद को अपने हाथों से या अपने बाहों से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद से छू जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों से लेकर एक दूसरे को थामने लगे तो खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इस तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों में भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फ़र्क करने में बड़ी मदद मिलती है। इन खेलों की तरह समाज में भी कुछ मूलभूत नियम हैं। उन्हीं समाज से या उन्हीं समाज का स्वरूप तय भी होता है। अलग अलग समाजों के बीच क्या क्या फ़र्क होता है, क्या क्या भाषा है, क्या क्या समुदाय हैं, अलग अलग लोग क्या हैं, ये सब इन्हीं नियमों से पता चलता है। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरूर किया जाता है और विश्व के आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं उन्हें संविधान कहा जाता है। तो बच्चों, आपको ये बात छोटी सी समझ में आई होगी कि भी किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी नियम, जो भी रूल्स और बातें लिखित रूप से हमें मिलती हैं वही संविधान या कानून कहलाती हैं। इस संविधान के अनुसार उस देश के लोग, वहाँ की सरकार, वहाँ का सारा तंत्र सिस्टम चलता है। चाहे वो वहाँ पे लोकतांत्रिक में चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, उसमें चाहे राष्ट्रपति का पद, कोई भी पद हो, आज सभी में संविधान की आवश्यकता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग बुक के बारे में पढ़ लें। आज दुनिया के इसके ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। देखिए, संविधान का मतलब होता है अपना विचार, अपना नियम कानून कि किस तरीके से आप अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को, अन्य लोगों को कैसे शिक्षित करेंगे, कैसे सेवा प्रदान करेंगे, कैसे स्वास्थ्य देंगे, कैसे उनको जॉब मिलेगी, कैसे देश चलेगा, प्रधानमंत्री आपका किस तरीके से चुना जाएगा, मुख्यमंत्री किस तरीके से चुना जाएगा। वर्तमान समय में आपके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में प्रधान कैसे चुना जाएगा, क्षेत्र पंचायत कैसे चुना जाएगा या जिला पंचायत सदस्य कैसे चुना जाएगा, ये सारी बातें, सारी चीज़ें संविधान में लिखित हैं। भारत में ऐसा एक भी शब्द या कानून या नियम या रूल रेगुलेशन नहीं है बच्चों जो ओरल हो या मौखिक हो। भारत के संविधान में सारी बातें लिखी हैं। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों से यह उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास अपना संविधान जरूर होगा। इस तरीके से शरीर में से यदि आत्मा या हमारी धड़कन निकल जाए तो वह शरीर किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस देश के पास अपना संविधान, अपना कानून, अपना विधान नहीं होता है वो भी मृत प्राणी के समान पाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन देशों के पास संविधान होते हैं वे सभी देश लोकतांत्रिक होते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पास संविधान है लेकिन लोकतांत्रिक देश नहीं हैं। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला तो यह कि यह वह दस्तावेज है जो आदर्शों को सूत्रपात करता है, जिसके आधार पर मैंने बताया अभी
नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार चला सकते हैं, रच सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। कह सकते हैं कि संविधान ही यह बताता है कि हमारे समाज का जो स्वरूप है या आकार कैसा होगा। देश के भीतर आमतौर पर कई प्रकार की जातियां, समुदाय, लोग, काले गोरे, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के हिसाब से ये सारी बातें रहती हैं, लेकिन इस आपका संविधान ही इन लोगों के बीच में समानता का अधिकार दिलाता है। उनके बीच कई समानताएं होती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दे पे सहमत हो। बिल्कुल सही है, जैसे परिवार में ही 5-6 सदस्य होते हैं और उन सदस्यों में सभी लोगों में एक राय नहीं होती है। ठीक है, संविधान नियमों का वह समूह होता है जिसको एक देश के लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि किस आदर्शों पर, किस विचार पर, किस रूल से वह चलेगी, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में लिखी जाती हैं। देखिए, भारत के संविधान के विषय में इसमें थोड़ी सी दिया गया है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। पहली बार अपनी मांगों को लेकर इसको इनकी नीति में, इनके बैठक में शामिल किया गया था। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 45 तक के बीच में सबसे तेज हो गई और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद विश्व बिरादरी के दबाव, खासकर अमेरिका और रूस और अन्य देशों के दबाव के बाद ब्रिटेन ने संविधान सभा के बनने की इजाज़त दे दी और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान गठन किया गया। ठीक है, इसके बारे हम लोग अगले पेज में पढ़ेंगे। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। 150 साल की पुरानी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का यह मौका मिला। संविधान के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को भी ध्यान में रखते हुए इस बात से गंभीरता से काम लिया और इस बात में इसमें जिक्र किया। ठीक है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, दिया है इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए बिल्कुल अलग अलग प्रतीक चित्र दिया हुआ है कि किस तरीके से नेपाल में लोग स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे हैं। क्या हुआ था कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके थे। 1990 में भी इस संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने अपने गांव में माओवादी संगठन के प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से विभिन्न प्रकार को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और 2005 में राजा ने शासन की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले ली। 2005 में माओवादियों के और अन्य राजनीतिक दलों ने 12 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में आम लोगों को लोकतांत्रिक और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए यह आंदोलन 2006 में अपने शिखर पर पहुंच चुका था और आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से छोटी छोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और अंत में अप्रैल 2006 में राजा को तेज संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा और 2008 में राजतंत्र समाप्त करके नेपाल में लोकतंत्र बन गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन बातों का यह मतलब है कि इसके समझने के लिए आइए बिल्कुल दो अलग अलग परिस्थितियों को गौर के दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के राजा की ऐतिहासिक घटना। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दिए गए खबरों में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल में ही एक अंतरिम संविधान को क्या दी थी, मंजूरी दी थी। सवाल यह उठता है कि नेपाल में पहले से भी संविधान था, फिर उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कुछ समय पहले नेपाल एक राजतंत्र था और वहाँ पे राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस पद्धति पर आधारित था कि शासन की जो सर्वोच्च सत्ता रहेगी वो राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में राजा ने उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया और
उनको सरकार बनाने और संविधान बनाने की इजाज़त दे दी। नेपाल के लोग भी अब लोकतंत्र के रास्ते पे चलना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने एक नया संविधान बनाने की कोशिश की, या वो चाहते थे। पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते क्योंकि वे उसमें आदर्श नहीं थे जो नेपाली या नेपाल के लोग चाहते थे, इसके लिए वे संघर्ष किए थे। ठीक है, जिस तरीके से फुटबॉल के खेल में नियम बदलते एक खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र शासन व्यवस्था बनाने चलने के कारण सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2005 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, आगे जो हम लोग नए दिन नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।